ओके गाइस, चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडे। आप लोगों ने जो टॉपिक्स बोले थे, सो आई एम गोइंग टू कवर दैट ओनली। ओके, इट बी इन लिटिल बिट डिटेल्स, बट जस्ट राइट ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड डिटेल्स। ठीक है, डेट, प्लेस, नंबर, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा जो पीपीटी में नहीं है फ्रॉम माय साइड, वो भी यू हैव टू नोट इट डाउन। ठीक है, एम आई क्लियर? एंड प्लीज अगेन कह रहा हूं, जब मैं एक पीपीटी पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तब लिखना मत। मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है? पहले सिर्फ मेरी बात ध्यान से समझो, स्टोरी क्या है, न्यूज क्या है, एंड देन फॉलो। ओके, एम आई क्लियर? शुरू करें? ओके, ठीक है। चलो, सबसे पहले ये मुझे बताओ, अजरबैजान का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान? बाकू, BAKU। ठीक है, वहां की करेंसी का नाम क्या है? मन्नत। ठीक है, मन्नत तो पता है ना, शाहरुख खान के घर का नाम है मन्नत, MANAT। वहां की करेंसी का नाम क्या है? मन्नत। ठीक है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है? प्रेसिडेंट का नाम मैं आपको लिख के भेज रहा हूं, ठीक है? लिख लो सिर्फ आप। यस, इल्हाम अलीयेव। ठीक है, ये अंकल का नाम, ये क्या है भाई साहब? ही इज द प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके। नाउ अंडरस्टैंड दैट बोथ Azerbaijan and Armenia, they were once a part of सोवियत यूनियन, USSR का पार्ट थे। ठीक है, जो 1922 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, टोटल कितने थे? 15 स्टेट्स। यूएसएसआर में कितने थे? 15 रिपब्लिक्स थे, 15 रिपब्लिक्स। उसमें से दो का नाम क्या है? अजरबैजान एंड आर्मेनिया। द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन दिस टू नेशंस। ठीक है, चलो समझते हैं क्यों। ओके गाइस, कैन यू सी अजरबैजान? द इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, प्लीज राइट डाउन, हु आर द नेबर्स ऑफ अजरबैजान, वो आपका पता आना चाहिए। रशिया है, जॉर्जिया है, ईरान है, आर्मेनिया है। ठीक है, यू हैव टू राइट डाउन हु आर द नेबर्स ऑफ अजरबैजान। ठीक है, एंड हु आर द नेबर्स ऑफ आर्मेनिया। ये दोनों कंट्री किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ इफ यू कैन सी, जो नागार्नो कारबाख रीजन है, जो नागार्नो कारबाख रीजन है, इट इज लोकेटेड इन अजरबैजान। कहां पे लोकेटेड है? अजरबैजान में। पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली नागर्नो कारबाख इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान। इसको लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, सब लोग जानते हैं और मानते हैं कि नागर्नो कारबाख किसका पार्ट है? अजरबैजान का। बट वहां का जो एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक मतलब वहां के जो लोग रहते हैं, उनकी एथनिसिटी, इट इज विथ आर्मेनियन ओरिजिन। वो कहां से है? आर्मेनियन ओरिजिन उनकी एथनिसिटी है। सो दे वॉन्ट टू सेल्फ डिटरमाइन देमसेल्फ। वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं? सेल्फ डिटर्मिनेशन। एंड दे से दैट वी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ आर्मेनिया। लेकिन अजरबैजान क्या कहता है?
कि नहीं, यू आर अ पार्ट ऑफ अवर टेरिटरी, यू आर अ पार्ट ऑफ अवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अभी कल उठ के कश्मीर में ये लोग कह दे कि भाई हमें तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वी वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कहेगी, नो, यू आर अ पार्ट ऑफ अवर टेरिटरी, सो यू कैन नॉट वायलेट अवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है, एम आई क्लियर राइट नाउ? अभी तक क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट, अंडरस्टैंड दिस। टिल द टाइम दे वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर, 1989 में बर्लिन वॉल गिर गया, जो बर्लिन वॉर था, एंड 1991 में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया। जो 1922 में बना था, वो सोवियत यूनियन कब डिसॉल्व हो गया? 1991 में। सो ये इश्यू तब तब ये दोनों रिपब्लिक के पार्ट थे, तो ये दोनों के बीच में झगड़ा तब बिल्कुल नहीं था, बिकॉज बोथ द टेरिटरी वेर पार्ट ऑफ यूएसएसआर। बट आफ्टर गेनिंग देयर इंडिपेंडेंस, और आई वुड से ऑटोनॉमी फ्रॉम यूएसएसआर, तब से इनके बीच में ये इश्यू चालू का चालू है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ट्रेस बैक टू प्री सोवियत एरा। ठीक है, हम पढ़ लिया। वाई? बिकॉज बहुत साल पहले इट वॉज द रीजन वेर ऑटोमन एम्पायर, आप देखो आर्मेनिया के बाजू में ही टर्की है, विच वॉज द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ईरान नीचे ही है, पर्शियन एम्पायर, और ऊपर देखो तो रशियन एम्पायर। तो ये रीजन थोड़ा डिस्प्यूटेड पहले से था। 1921 में ये दोनों, अजरबैजान एंड आर्मेनिया, बिकम अ पार्ट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, हमने पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन 1980 से ये झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, इन 1988 द नेशनल असेंबली वोटेड टू डिसॉल्व द रीजन्स ऑटोनोमस स्टेटस एंड ज्वाइन आर्मेनिया। ठीक है, ये क्या था, दैट व्हेन दे वर पार्ट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, तो ये जो नागर्नो कारबाख रीजन है, उनको एक ऑटोनॉमी दी गई थी। ऑटोनॉमी मतलब वो अपने आप कुछ आराम से रूल कर सकते थे, बट दे वर अ पार्ट ऑफ अजरबैजान ओनली। ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा ऑटोनॉमी दे दिया गया ताकि वो लोग ज्यादा कंफ्लिक्ट ना करें। ठीक है, लेकिन देखो, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय नागर्नो कारबाख इन सितंबर 1991। ठीक है, बिकॉज मैंने बताया कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, तब से अजरबैजान एंड नागर्नो कारबाख के बीच में सिविल वॉर जैसा इश्यू चल रहा है। नागर्नो कारबाख इज सपोर्टेड बाय आर्मेनिया। सीज फायर कब हुआ? 1994 में। किसने करवाया? हु वॉज द मीडिएटर? रशिया। सिंस देन OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe, which is also known as Minsk Group, co-chaired by USA. कौन है चेयरमैन? कौन है इसका? को-चेयर कौन है? यूएसए, रशिया एंड फ्रांस। दे बोथ आर ट्राइंग, एक्चुअली देखो, यूएसए एंड रशिया आर सिटिंग ऑन द सेम साइड एंड दे वांट दैट अजरबैजान एंड आर्मेनिया शुड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, 2020 में वापस से बहुत ज्यादा क्लैश ओपन हो गए हैं। ठीक है, उसके बारे में बात की है। नागर्नो कारबाख पूरा का पूरा माउंटेनियस रीजन है, फॉरेस्टेड रीजन है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मेजोरिटी किसकी है? एथनिक आर्मेनियंस की। ठीक है, देर रिजेक्ट अजेरी रूल, द लीगल सिस्टम ऑफ अजरबैजान। ये जो अजेरी रूल क्या है? जो अजरबैजान का रूल है, वो ये नागर्नो कारबाख वाले क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अजरबैजान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज उनके पास बहुत ही ज्यादा गैस है एंड ऑयल है। आप समझ सकते हो, कैस्पियन सी इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ फॉसिल ऑयल एंड फॉसिल गैस। ठीक है,
some of the pipelines are very close to the conflict zone, 16 kilometer of the border. ठीक है, एनी डाउट इन दिस? आगे कंटिन्यूएशन में है, पहले इतना लिख लो, ठीक है। और किसी को अभी इस पीपीटी में या जो मैंने समझाया अभी तक वहां पे कोई डाउट है? लिख लो। ओके गाइस, चले आगे। विशाल, आपका वीडियो चालू है, यू कैन टर्न इट ऑफ। चले आगे। ओके, लेट्स गो। देखो, वी हैव अ फ्रेंडशिप विद आर्मेनिया एंड वी साइड अ कोऑपरेशन ट्रीटी इन 1995, ठीक है, याद रखना। एंड इट विल प्रोहिबिट इंडिया फॉर एनी मिलिट्री और एनी अदर असिस्टेंस टू अजरबैजान, ठीक है। अजरबैजान में भी हमने काफी इन्वेस्ट किया है। किसने इन्वेस्ट किया है? मैंने अभी बोला, हमने देखा भी दैट अजरबैजान इज बॉर्डर्ड बाय कैस्पियन सी। वहां पे गैस एंड ऑयल का माइनिंग कौन करता है? ओएनजीसी। ओएनजीसी की एक पेरेंट कंपनी है, सॉरी सब्सिडरी कंपनी है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ओवीएल, ठीक है। They have made investment in an oil field in Azerbaijan and GAIL, Gas Authority of India Limited. गेल का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। Azerbaijan, it also falls on the international नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है? It is a route developed by India which travels from India to Iran, then through Afghanistan, through Central Asia, and then direct to Russia. ठीक है? It can also connect India and Turkey and beyond through Baku, Tbilisi,
कार्स पैसेंजर फ्राइट रेल लिंक। आर्मेनिया से हमें थोड़ी दिक्कत है, सॉरी अजरबैजान से हमें थोड़ी दिक्कत है। व्हाई? बिकॉज अजरबैजान समटाइम्स गिव स्टेटमेंट्स ऑन कश्मीर which is not in favor of India. But then again, we have to manage our diplomatic relation well. ठीक है, लिख लो। ये जो रीजन है उसके लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है। सेंट्रल एशिया के लिए पॉलिसी है, सेंट्रल एशिया में जो 5 कंट्रीज आते हैं उसके लिए पॉलिसी है, लेकिन इस रीजन के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। ये थोड़ा सेंट्रल एशिया से भी आगे आता है, ठीक है, जो कॉकस रीजन कहते हैं वहां पे आता है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपने देखे होंगे सैंपल पेपर में, वो सारे आंसर हो जाते हैं फ्रॉम दिस नॉलेज दैट वी जस्ट हैड। ओके अदित, साउंड्स गुड देन। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वाला टॉपिक तो मैंने 2 से 3 बार ऑलरेडी करवा दिया है। जब प्रोटेस्ट चल रहे थे तब सस्पेंड किया था, क्यों हुआ था इंडियन फेडरेशन सस्पेंड, सब कुछ हो गया है, ठीक है। पुराने लेक्चर्स में आपको इसके बारे में डिस्कशन मिल जाएगा। चले आगे भाइयों बहनों, ठीक है। देखो, आपके लिए होमवर्क क्या है वो देख लो। आर्मेनिया की बॉर्डर किसकी कंट्री से, किस कंट्री के साथ है वो पता होना चाहिए। आर्मेनिया की बॉडी, अजरबैजान और आर्मेनिया के नेबर्स कौन है, बॉर्डर किसके साथ है वो पता होना चाहिए। दोनों के प्रेसिडेंट के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। कैपिटल और करेंसी दोनों पता होना चाहिए। कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ठीक है। चलो अभी आगे चलेंगे। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। देखो, हिस्ट्री ऐसी है इसकी, 1960s में देर इज अ विलेज कॉल नक्सलबारी इन वेस्ट बंगाल। वहां पे नक्सल मूवमेंट बहुत ज्यादा शुरू हो रहा था धीरे धीरे करके, ठीक है। एंड इट बिकेम वायलेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो टू कंट्रोल दोज एक्टिविटीज यूएपीए वॉज पास्ड, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ओरिजिनल लॉ कब पास हुआ है, 1967। बाद में इसमें बहुत अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, ठीक है।
द एक्ट असाइन एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. पावर किसके पास रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. एंड दे कैन डिक्लेयर विच एक्टिविटी इज अनलॉफुल. ठीक है. कैसे कर सकते हैं? वाया एन ऑफिशियल गैजेट. यूएपीए इंडियन सिटीजन्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, फॉरेन नेशनल्स के ऊपर भी अप्लाई होता है. ठीक है. It will be applicable to the offenders in the same manner, even if crime is committed on a foreign land outside India. Under the UAPA, the investigation agency, for an example, हम ले लेते हैं NIA, National Investigation Agency. They can file a charge sheet in maximum 180 days after the arrest. अप्रोक्सीमेटली 6 महीने का टाइम दिया जाता है. आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर नॉर्मल आईपीसी लगाते तो इतना टाइम नहीं मिलता है चार्जशीट के लिए. यहां पे लॉ एनफोर्समेंट के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा टाइम दिया गया है टू फाइल अ चार्जशीट. एंड द ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड आफ्टर इंटीमेटिंग द कोर्ट. हम कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकते हैं और इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर अमेंडमेंट 2019 में लाया गया था. हमें अमेंडमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने हैं. मैं आपको बताता हूं क्यों. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी कर्नाटक में, उसे बैन किया गया. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी इन कर्नाटक, उसे बैन किया गया. फिर आपको पता होगा न्यू अरबी, ये इसके सेक्शंस, उसके ऊपर भी इस लॉ के सेक्शंस अप्लाई किए गए थे बिकॉज फॉर मनी लॉन्डरिंग एंड फंडिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज. ठीक है. तो इसके हिसाब से यूएपीए के सेक्शंस भी हमें याद रहने चाहिए. As per amendments of 2019, the Act empower the DG of NIA. डायरेक्टर जनरल परमिशन दे सकता है फॉर द सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी when the case is investigated by the NIA. अगर NIA कोई केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो उनके जो डीजी है वो परमिशन दे सकते हैं प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए. The same amendment also empower the rank of inspector or above. NIA के जो इंस्पेक्टर है या उसके ऊपर, उसके आगे, to investigate the cases of terrorism in addition to those conducted by DSP or ACP, above rank officer in the state. जिस स्टेट के डीएसपी और एसीपी कोई टेररिज्म के रिलेटेड केस सॉल्व कर रहे हैं जो बहुत ही हाई रैंक है, लेकिन एनआईए के जो इंस्पेक्टर है वो भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. एंड द सेम अमेंडमेंट गेव पावर. पहले क्या होता था, आप एक्ट पढ़ो, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो ज्यादातर कोई ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर सकते थे टेररिस्ट लेबल करके. लेकिन कोई इंसान अकेला कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करता है तो उसके ऊपर हम यूएपीए नहीं लगा सकते थे. तो 2019 में क्या किया गया? इट इंक्लूडेड द प्रोविजन ऑफ डेजिग्नेटिंग एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट. 2019 के पहले आप किसी इंडिविजुअल को यूएपीए नहीं लगा सकते थे, बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट यू कैन चार्ज अ सिंगल पर्सन एज अ टेररिस्ट अंडर यूएपीए. ठीक है, लिख लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो.
मनन इसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके नेक्स्ट पीपीटी में है, ठीक है। वी आई हैव मेड 2 to 3 PPTs ऑन यूएपीए, ठीक है। अरे बाप रे, हाँ। हो गया, चले आगे। एवरीबडी लिख लिया? ओके। देखो, सेक्शन 16 is invoked which prescribes punishment for terrorist act. सेक्शन 15 में क्या लिखा है? इट डिफाइंस टेररिस्ट एक्ट, ठीक है। एंड इट इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म ऑफ एटलीस्ट 5 years, मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम लाइफ सेंटेंस। टेररिस्ट एक्ट की वजह से डेथ होती है, देन द पनिशमेंट इज डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। The other provisions that are invoked against the NewsClick. NewsClick is a agency which is charged under UAPA. Section 13 किसके लिए है? On lawful activities. 16 अभी हमने देखा, Section 16 Terrorist Act. Section 17 for raising funds for Terrorist Act, ठीक है। बाकी के अगर नहीं लिखोगे तो चलेगा। 18, 22, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है विच मेड द बेल प्रोविजंस वेरी वेरी चैलेंजिंग इफ यू आर चार्ज्ड अंडर यूएपीए। वो कौन सा है? एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्सेस जहूर अहमद वताली। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेल प्रोविजन बहुत ही स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किए हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोर्ट को प्राइमा फेसी भी लगता है तो वो बेल देने से इनकार कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 35 ऑफ द यूएपीए अलाउज गवर्नमेंट टू लिस्ट एनी इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट। हमने अभी पढ़ा 2019 में इसे अमेंड किया गया था ताकि हम एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सके एंड वी कैन चार्ज हिम अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 35, ठीक है, लिख लो।
हो गया, चले आगे। Everybody, are you done with this? Okay, let's go. If you are charged by a UAPA Act, then the law says that you have to create a tribunal. ठीक है? If you want to ban it for a long time. ये जो ट्रिब्यूनल है, it will be headed by a retired or sitting judge of a high court. ठीक है? Once they receive notification from the center, the tribunal will be formed within 30 days from the date of the service officer center notice. ठीक है? 30 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा. After hearing argument from both the sides, tribunal can hold an inquiry to decide within 6 months. ठीक है? Whether there is sufficient evidence to declare an association as unlawful association. ठीक है? जब तक ट्राइब्यूनल कंफर्म नहीं करता, तब तक सेंटर के नोटिफिकेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है. ठीक है? लिख लो. आह, आह, ध्रुव, मतलब इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है? यू कैन इग्नोर दैट.
हो गया, चले आगे। एवरीबॉडी लिख लिया सबने? ओके, लेट्स गो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों की डिमांड थी, बहुत ही ज्यादा लंबा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, सिर्फ सुनना पहले, सिर्फ सुनना मेरी बात, वरना स्टोरी नहीं पता चलेगी, क्लैरिटी भी नहीं आएगी। देखो, जजेस के अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर डिटेल में नहीं लिखी है, बट अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 3 it provides various criteria for the appointment of a person as a judge in higher judiciary. हायर जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 124 क्या कहता है? क्लॉज 3 दैट अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इफ ही और शी, सॉरी अभी सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशंस दी है, सॉरी, इफ ही और शी, सबसे पहली बात सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरी बात दैट पर्सन शुड बी एक्टिंग और शुड हैव एक्टेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, एक हाई कोर्ट के या दो दो हाई कोर्ट के, लेकिन मिनिमम 5 साल, और he must have been an advocate for a high court for at least 10 years. And the last, this is a very important criteria. हाई कोर्ट के जज के बनने में ये क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ये लास्ट वाला जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या है? ही मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई इसको तो बहुत जोरदार लॉ आता है, ही इज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, तो आप उन्हें डायरेक्ट बना सकते हो बाईपासिंग द अबोव 2 क्राइटेरिया। 10 साल वकील, 5 साल जज, इसको छोड़ के आप डायरेक्ट बना सकते हो। फन फैक्ट ये है दैट इवन टुडे देयर इज नो सच रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज तक ये लास्ट वाला क्राइटेरिया कोई भी यूज करके नहीं बना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लॉज 2 क्या कहता है? दैट द अपॉइंटमेंट हैज टू बी डन बाय द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट विद द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू मेक इन्फॉर्म अपॉइंटमेंट। जब ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जज फॉर द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तब प्रेसिडेंट को क्या करना है? ही हैज टू कंसल्ट with the judge of the Supreme Court and the High Court. But the problem started, a very important problem occur. सिर्फ और सिर्फ सुनना, बाद में आराम से लिखना कि ये कंसल्ट का मतलब क्या। कंसल्ट मतलब तो सिर्फ बात करना भी हो सकता है। कंसल्ट डजंट मीन कॉन्करेंस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कंसल्ट मतलब अगर प्रेसिडेंट ना बोले तो क्या करने का, अगर हाँ बोले तो क्या करने का। डस कंसल्टेशन इज बाइंडिंग? बाइंडिंग, जब मैं कंसल्ट करूंगा प्रेसिडेंट के साथ तो क्या वो बाइंडिंग है ऑन द अदर जज? ठीक है। सो दिस वॉज द इश्यू। व्हेन दिस इश्यू अराइज, तो ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज केस। देखो, फर्स्ट जज केस 1981 एसपी गुप्ता केस।
तो ये जब केस गया कि ये कंसल्ट का मतलब क्या, डज द कंसल्ट मीन्स कंसल्टेशन, सॉरी कंकरेंस, तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द recommendation made by Chief Justice of India to the President can refuse for cogent reason. आप हमारी बात को ना कह सकते हो। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई नाम देता है प्रेसिडेंट को कि आप इसको जज बनाओ, तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसे रिफ्यूज कर सकते हैं। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है, जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है, दे हैड अ अपर हैंड। इतने तक पता चल गया। फर्स्ट जज केस में क्या हुआ कि ये कंसल्टेशन का मतलब क्या है, क्या चीफ जस्टिस की बात को हमेशा प्रेसिडेंट को हाँ कहनी है या प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जज केस, जिसे हम एसपी गुप्ता केस कहते हैं, तब क्या बात हुई कि हाँ आप अगर चाहो तो रिफ्यूज कर सकते हो, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ, सेकंड जज केस आया 1993, ऑफिशियली नोन एज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पे बहुत ज्यादा पलटी मार ली। एग्जीक्यूटिव की जगह इस केस के वर्डिक्ट में, इस केस का वर्डिक्ट क्या आया, दैट चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है, ही नीड्स टू कंसल्ट विद द सीनियर मोस्ट जज ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। अगर मुझे किसी जज को अपॉइंट करना है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, या उनकी ट्रांसफर करनी है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, दो सीनियर जज के साथ कंसल्ट करेंगे, ठीक है। हाउएवर ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय एग्जीक्यूटिव, पहले तो प्रेसिडेंट ना बोल सकते थे, अभी क्या हुआ कि प्रेसिडेंट अगर ना बोले, एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट, तो कॉलेजियम अग्री भी कर सकता है कि हाँ ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट किया है तो मैं आपका नाम बदल दूंगा, मैं इस जज को वापस रेकमेंड नहीं करूंगा। या तो फिर कॉलेजियम चेंज नहीं भी कर सकता है, बट इट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, इट विल बी बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव। पता चल रहा है पहले जज केस में क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कैन से नो व्हेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेंड्स द नेम फॉर रिकमेंडेशन। सेकंड जज केस में क्या हो गया, चीफ जस्ट प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट है, वो एक ही बार रिजेक्ट कर सकते हैं, बट अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो नाम वापस भेजते हैं तो प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यस और नो, पहले इतना बताओ। डू यू गेट व्हाट इज द फर्स्ट जज केस एंड सेकंड जज केस इज अबाउट। फर्स्ट जज केस में एग्जीक्यूटिव को ज्यादा प्राइमेसी दी गई जजमेंट में, बट द सेकंड जज केस, उसमें जजिस को ज्यादा प्राइमेसी दी है, जजिस के डिसीजन को ज्यादा प्राइमेसी दी गई है। एंड फाइनली द थर्ड जज केस, देखो ये बहुत जोरदार केस है। प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 का यूज किया, प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 यूज किया। पहले ये समझ लो कि आर्टिकल 143 में क्या होता है। तो आर्टिकल 143 ऐसा कहता है दैट कभी प्रेसिडेंट को एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है टू इंटरप्रेट एनी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो फिर कोई और अदर लॉ का सब्जेक्ट है, तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन कर सकते हैं। सो ये जो थर्ड जज केस हुआ इन 1998, वो आर्टिकल 143 को यूज करके किया गया। तो इसमें क्या जजमेंट दिया कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ दो सीनियर जज के साथ बैठ के नाम रेकमेंड करते थे प्रेसिडेंट को, बट नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट
to form his opinion on judicial appointment and transfer. थर्ड जज केस की वजह से हम जो कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं वो कहां से आया? थर्ड जज केस से। समझे आप लोग? कॉलेजियम सिस्टम कहां से आया, कैसे आया? इट इज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड मोर इंपॉर्टेंटली थर्ड जज केस। पता चला? एम आई क्लियर? लिख लो गाइस, पहले इतना लिख लो, फिर मैं वो पुरानी वाली पीपीटी में वापस जाऊंगा। पहले इतना लिख लो, फिर मैं पुरानी वाली पीपीटी में वापस जाऊंगा। वहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट देखना है हमें। और रेजिग्नेशन कैसे देते हैं, रिमूवल कैसे होता है, वो देखते हैं। पहले इतना लिख लो। नहीं अरमान, फिर से पूरा तो नहीं समझा सकते। कोई पार्ट अगर आपको पता नहीं चला तो मैं समझा सकता हूँ। बिकॉज 10 मिनट्स का एक्सप्लेनेशन था पूरा। ठीक है, तो वो तो कहाँ से समझाओ वापस? वी हैव टू कवर अदर टॉपिक्स ऑल्सो। और बहुत ही सिंपल है ये पीपीटी, अगर आप पढ़ लोगे तब भी आराम से पता चल जाएगा। ओके गाइस, लिख लिया? पीछे चले वापस। हाँ लिख लो, लिख लो, कोई बात नहीं। हो गया? हाँ अनुष्का, सुप्रीम कोर्ट ने एक
आई वुड से बाइंडिंग रिकमेंडेशन लिया था कि हमारा जो भी ओपिनियन होगा आपको वो अग्री करना पड़ेगा, ठीक है, दैट यू कैन नॉट रिजेक्ट अवर रिकमेंडेशन। थर्ड जजिस केस में ऐसा हुआ था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके गाइस, भाइयों सबका हो गया, चले आगे। जल्दी बोलो जल्दी। ओके। ओके, every appointed judge must take a oath before the president of India or a judge appointed or or a person appointed by the president. The oath is about to uphold the constitution, sovereignty, integrity of India. ठीक है। देयर इज नो प्रिस्क्राइब मिनिमम एज, ये बात हमेशा याद रखना कि इज देयर अ मिनिमम एज टू बिकम अ जज? द आंसर इज नो, देयर इज नो मिनिमम एज। मैक्सिमम एज इज 65 if you are a judge of a high court, sorry, Supreme Court, 65 for the judge of a Supreme Court and 62 for the judge of a high court. ठीक है। A Supreme Court judge can serve till the age of 65. अगर रेजिग्नेशन देना है बिफोर दैट, देन यू कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग लेटर टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, पेंशन आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट एंड इट इज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। Even after retirement, a judge of Supreme Court is prohibited from practicing law in any other country, any other court in India, or pleading before any government authority. अगर आप जज बन गए एक बार, then you cannot practice law, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जज हो तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते लॉ इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। लिख लो। हो गया, चले आगे। हो गया।
ओके, ओके गाइस, सो समझ लो, एज वी सॉ दैट अभी क्या हो गया है सुप्रीम कोर्ट में एंड हाई कोर्ट में, दैट द जज आर अपॉइंटिंग द जजेस। पता चल गया, जज खुद डिसाइड करते हैं नेक्स्ट जज कौन बनेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस the executive always had a issue with the judiciary that they are not having any say when it comes to the appointment of judge in higher judiciary. So this government, the previous Lok Sabha, in the previous Lok Sabha, they came up with a commission which is called NJAC, National Judicial Appointment Commission. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि लेट अस अपॉइंट अ कमीशन जिसमें जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ इक्वल फुटिंग एंड दे विल सेंड द नेम टू द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। समझ गए क्या है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ जो पास हुआ उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। द रीजन उन्होंने क्या दिया? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पता चला सुप्रीम कोर्ट ने क्या मस्ती की है। मस्ती हर कोई करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव मस्ती नहीं करता है, सब मस्ती करते हैं, ठीक है। देखो, एनजेएसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, देखो पूरा का पूरा एक्ट पास हो गया था। इट्स नॉट अ बिल, इट्स अ एक्ट, ठीक है। NJAC was established by the Constitution 99th Amendment Act 2014, गिविंग सम से टू एग्जीक्यूटिव इन जजेस अपॉइंटमेंट। हमने देखा, अभी जस्ट देखा, पार्लियामेंट ने पास किया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014। ये जो कमीशन है वो कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए पास किया गया था। इट केम इनटू फोर्स इन अप्रैल 13, 2015, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिफ्यूज टू ज्वाइन एंड इसे क्या कर दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में कौन कौन था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड टू सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। टोटल कितने हुए? 3। एग्जीक्यूटिव की साइड से कौन था? यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट पर्सन। टोटल कितने बैठेंगे? 6 जन पार्टी करने बैठेंगे। इसमें वीटो पावर भी था। NJAC कैन नॉट रेकमेंड एनी पर्सन इफ एनी 2 मेंबर्स डिड नॉट अग्री। अभी आप खुद सोचो, सरकार के कितने आदमी है इसमें? टोटल 3 हो गए सरकार के, एक लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन। तो फिर सरकार को तो मजा आ जाएगा वीटो पावर करने में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वैसे भी लॉ, वैसे भी जजेस के नाम पास नहीं करते, ये लोग बैठे रहते हैं उसके ऊपर, ठीक है। सो दिस वाज द इश्यू। सो एनजेसी वाज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। ये बहुत अच्छी पीपीटी है जो आपको कॉलेजियन सिस्टम भी बता रही है और एनजेसी भी, ठीक है। इसका फोटो खींच लो सिर्फ, जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दिस पीपीटी। मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूं अगर आपको कुछ लिखना है तो, इसके बाद हम आगे चलेंगे। म्यांमार वाला टॉपिक भी कंप्लीट करना है, ठीक है, वो भी काफी बड़ा है।
हो गया? भाइयों बहनों, चले आगे। एवरीबॉडी लिख लिया? ओके। चलो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताओ दैट विच इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बॉर्डर विथ म्यांमार। टोटल कितने इंडिया के स्टेट्स है जो म्यांमार के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं? प्लीज लेट मी नो। देखे तो सही आपकी तैयारी कितनी है, कैसी है। एंड FYI क्लास में पढ़ा चुका हूं। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द मूव नहीं पूछ रहा। 4, अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर और उसके नीचे मिजोरम। कितने हो गए? 4। हुए कि नहीं हुए? ये सबसे पहली बात है। दूसरा, होमवर्क लिखो। प्लीज राइट डाउन द होमवर्क। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार? इंडिया और म्यांमार के बीच की लेंथ कितनी है बॉर्डर की, वो आप लिखो। यस, लिख लिया क्वेश्चन? देखो, म्यांमार इज कंसिडर एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया। एक मिनट रुक जाओ, पढ़े लिखे लोग थोड़े ज्यादा बढ़ गए हमारे देश में, तो ये थोड़ा रहेगा, ठीक है। हाँ, ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, म्यांमार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया। द क्वेश्चन इज वाई। म्यांमार इज अवर इमीडिएट नेबर। अगर म्यांमार में कुछ भी इंस्टेबिलिटी होती है, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, विच itself is very unstable right now, and which itself is very complicated. समझ गए? दूसरा, म्यांमार इज अ पार्ट ऑफ आसियान कंट्रीज, जिसमें इंडिया पार्ट है, ठीक है। हम आसियान, इंडिया मतलब आसियान ग्रुप का पार्ट नहीं है, बट इंडिया डील्स एंड ट्रेड्स अ लॉट विद आसियान ग्रुप। इंडिया एंड म्यांमार आर टुगेदर इन बिम्स्टेक ग्रुप, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इंडिया और म्यांमार किसके पार्ट है? बिम्स्टेक ग्रुप के भी पार्ट है, ठीक है। इंडिया कहता है दैट म्यांमार इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? म्यांमार, इंडिया क्या कहता है? दैट म्यांमार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी वांट टू डेवलप अवर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। वन मोर थिंग, वी आर गोइंग टू डेवलप IMT, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। नाम ही की देखो क्या है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड। एम आई क्लियर? सो तो नहीं गए ना सब लोग? पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूं अभी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? कलादान रिवर, कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट। देखो, ये देखो इसमें क्या हो रहा है। कोलकाता विल बी कनेक्टेड टू सीतवे पोर्ट ऑफ म्यांमार, ठीक है। कितना डिस्टेंस है? 539 किलोमीटर।
फ्रॉम दिस सितवे पोर्ट हम पालेटवा जाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ रिवर, वाया रिवर, जो रिवर जेटी है, इस रिवर का नाम क्या? और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर है, जोरिनपुर बॉर्डर क्रॉसिंग, वहां से हम इंडिया में एंट्री देंगे और आइजवाल तक जाएंगे। पता चला ये क्या है? देखो, पहले हम वाटरवे यूज करेंगे, फिर हम रिवरवे यूज करेंगे, फिर हम हाईवे यूज करेंगे, सो दैट इंडिया कैन इजीली कनेक्ट विथ इट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? फॉर इंडिया नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर यू गाइस गेटिंग इट? पता चल रहा है? कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, इतना लिख दो, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। पहले कहां जाएंगे? कोलकाता टू सितवे पोर्ट, फिर पालेटवा जाएंगे वाया कलादान रिवर, फिर जोरीपुरी पे बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे और कहां जाएंगे? मिजोरम में आइजवाल, डायरेक्ट कैपिटल। ठीक है, इतना लिख लो। चलो आगे चले, लेट्स गो। देखो, सिविल वॉर चल रहा है म्यांमार में। देखो, म्यांमार की हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक ये चीज लिख लो, प्लीज राइट डाउन दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, प्लीज राइट डाउन दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 which was passed by British India, it separated Myanmar as a separate country from India। ठीक है, तब तक क्या था? ब्रिटिशर यूज टू रूल बोथ द कंट्री टुगेदर, म्यांमार और इंडिया को एक साथ चलाते थे। लेकिन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया, एक सेपरेटेड म्यांमार, तब उसे बर्मा कहते थे, ठीक है, बर्मा, फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और तब से म्यांमार की हिस्ट्री थोड़ी ट्रबलसम रही है। डेमोक्रेसी इतनी वहां पे है नहीं, वहां पे ज्यादा मिलिट्री रूल रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जनता, GUNTA। अभी कुछ साल पहले ही बहुत ही मेहनत के बाद वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑंग सैन सूकी। बट आफ्टर अ वाइल अगेन, बाय अप्लाइंग द चार्जेस ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड, वहां की मिलिट्री ने वापस वहां पे कब्जा कर लिया। ठीक है, उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं म्यांमार में अगेंस्ट द मिलिट्री, बिकॉज दे वांट डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स। ठीक है, द सिविलियंस ऑफ म्यांमार, दे वांट डेमोक्रेटिक फ्रीडम। अभी इसके कारण, सिविल वॉर के कारण, अप्रोक्सीमेटली 1500 नेशनल ऑफ म्यांमार, म्यांमार के सिटीजन है, दे टुक रेफ्यूज इन मिजोरम चंपाई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये प्रोटेस्ट कहां पे हो रहे थे? वेस्टर्न चिन स्टेट अबटिंग मिजोरम, मिजोरम के बाजू में जो चिन स्टेट है, स्टेट मतलब
वहां का, म्यांमार का एक स्टेट है चिन स्टेट, वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे थे और वहां से कुछ लोग कहां पे आ गए, मिजोरम में। नवंबर में जो 2020 के इलेक्शंस थे, तो ओंग सू की पार्टी जो है, एनएलडी, नेशनल लिंक फॉर डेमोक्रेसी, दे वॉन द इलेक्शन। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मिलिट्री जनता, जो वहां पे मिलिट्री ग्रुप है जिसका नाम क्या है, तत्मदाव, उन्होंने इलेक्टोरल फ्रॉड का चार्ज लगा के पावर ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, आगे देखो। एज द तत्मदाव इंटेंसिफाई क्रैकडाउन ऑन अपोजिशन ग्रुप इंक्लूडिंग एथनिक आर्म ग्रुप एंड आर्म सिविलियंस। एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ आर्म सिविलियंस हु वांट डेमोक्रेसी। दे फॉर्म्स द पीपल डिफेंस फोर्सेस टू रेजिस्ट मिलिट्री जनता। लोगों ने मिलके दो ग्रुप बनाए हैं, एक है ईएओ और दूसरा है पीपल्स डिफेंस फोर्स। ये दोनों ग्रुप क्या करते हैं? दे आर गिविंग आर्म रेजिस्टेंस टू द मिलिट्री जनता। ठीक है, दे हैव अलाइन देमसेल्फ विद द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ मेकर्स, जिनको मिलिट्री ने निकाल दिया है। मिलिट्री ने जिन लॉ मेकर्स को निकाल दिया है इलेक्टोरल फ्रॉड बोल के, ये लोग उनके साथ जुड़ गए हैं अंडर द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट टू चैलेंज द मिलिट्री अथॉरिटी। हर जगह फाइटिंग हो रही है। रखाइन स्टेट में हो रही है, काइन स्टेट में हो रही है, सगाइन रीजन में हो रही है, बॉर्डरिंग मणिपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर को कौन सा स्टेट बॉर्डर करता है? सगाइंग रीजन ऑफ म्यांमार। और जो चिन स्टेट है वो तो हमने ऊपर ही पढ़ा, किसको बॉर्डर करता है? मिजोरम को। ठीक है, एंटी जनता फोर्सेस, जनता मतलब the group which is providing resistance to the military. They have captured two important towns which are very close to the border crossing point between India and Myanmar. These are Rikhwadar. It is close to the Zokhawtar in Mizoram. ठीक है, अभी हमने देखा कि नहीं देखा जोखावतर इन मिजोरम पिछली पीपीटी में? तो उसके बाजू में जो टाउन है रिखवादर, उसे भी कैप्चर कर लिया है। और जो साइगाइंग रीजन है वहां पे खैम्पात को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया है। द पीपल हु वांट डेमोक्रेसी, उन्होंने इन दोनों रीजन को कैप्चर किया है, विच इज 60 किलोमीटर फ्रॉम मोरे इन मणिपुर। मोरे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉर्डर फॉर मणिपुर एंड म्यांमार, वहां से ज्यादा क्रॉसिंग होता है। और जोक्तावर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन मिजोरम एंड म्यांमार। ठीक है, इंडियन म्यांमार थाई, इंडिया म्यांमार थाईलैंड प्रोजेक्ट। ठीक है, कहां से गुजरेगा? साइगांग रीजन कहां पे है? मणिपुर के पास। तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड का वो एक पार्ट है। ठीक है, लिख लो। एनी डाउट इन दिस? कोई पार्ट ऐसा है जो पता नहीं चल रहा है? लिख लिया?
इंटरेस्टिंग लग रहा है कि सो गए आप लोग। चलो तो अच्छी बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल है? हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ध्रुव, पृष्ठा, अद्वैत, वेरी गुड। एब्सोल्युटली करेक्ट। वनिष्का, अनुष्का, वेरी गुड। अनुष्का गलत है। देर आर टोटल 12 शेड्यूल्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 12, 12। देखो, अभी ये जो लोग आए हैं, दे आर सीकिंग जेन्युइन रेफ्यूज इन इंडिया। वी ऑल नो what they are going through, and they are seeking refuge in India, and India has certain laws to deal with the refugees। ठीक है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो, आप जनरली अज्यूम करोगे कि म्यांमार से जो लोग आ रहे हैं, दे आर बुद्धिस्ट पीपल, एंड दे विल बी गिवन सिटीजनशिप अंडर द CAA ऑफ 2019। आपको ऐसा लगता होगा, ठीक है, जो अमेंडमेंट हुआ था 2019 में। एक बात याद रखना, इफ यू आर अ बुद्धिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तब आपको इंडिया में सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, म्यांमार से आए हो तो नहीं मिलेगा, चाइना से आए हो तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंडियन ट्रीट्स ऑल फॉरेनर्स वेदर इलीगल इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजी और असाइलम सीकर अंडर फॉरेनर्स एक्ट 1946। फॉरेनर एक्ट 1946 अंडर सेक्शन 3। ये क्या कहता है? दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू आइडेंटिफाई दिस इलीगल रेफ्यूजीज, इमिग्रेंट्स, जो भी हो, एंड वी हैव टू डिपोर्ट देम। ठीक है, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 सेक्शन 5 क्या कहता है? ऑथोरिटीज कैन रिमूव इलीगल फॉरेनर्स बाय फोर्स। अगर हम चाहे तो फोर्स भी यूज कर सकते हैं, अंडर आर्टिकल 258(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये लास्ट देखो, सिटीजनशिप एक्ट 1955, CAA 2019। इफ यू आर अ हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, सिख, बुद्धिस्ट, but from Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan, then we can grant you citizenship of India। लेकिन अगर आप म्यांमार से आए हो और आप बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, जो भी कुछ हो, तो हम आपको सिटीजनशिप नहीं दे सकते हैं अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, लिख लो। एनी डाउट्स इन दिस?
हो गया, चले आगे। થયું ભાઈઓ બહેનો, થઈ ગયું, ચલીએ આગળ। ओके, नाउ टेल मी, शेड्यूल 5 किसके लिए है? आपको आइडिया है शेड्यूल 5 में किस चीज के लिए बात की गई है? ओके चलो मैं ही बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सी गाइस, इन इंडिया वी हैव शेड्यूल्ड ट्राइब whose culture, way of life, living conditions are very different from other Indians. And these tribes are spread across different regions of India. Okay. So, during the Constituent Assembly, the constituent makers thought that we should have some special provisions for this tribal people सो दैट उनका कल्चर हम सेफ गार्ड कर सके, उनकी प्रैक्टिस हम सेफ गार्ड कर सके। ठीक है। दे ऑल्सो नोटिस दैट द ट्राइबल इन द मेनलैंड इंडिया, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ऐसे टोटल 10 स्टेट्स हैं। कितने हैं? 10 स्टेट्स हैं। यहां के ट्राइबल्स आर वेरी डिफरेंट from the tribals you see in Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. क्या ऑब्जर्व किया? दैट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये लोग बहुत ही ज्यादा अलग थे, बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्ट थे। तो उनके लिए हम एक शेड्यूल रखते हैं, शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 में कौन से ट्राइबल लोग आएंगे? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वहां के जो ट्राइबल्स है और उनके लिए जो एरिया है उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइबल एरिया अंडर शेड्यूल 6। लेकिन जो मेनलैंड इंडिया के ट्राइबल्स हैं टोटल 10 स्टेट्स में, वो ट्राइबल एरिया उसे हम क्या कहेंगे? शेड्यूल एरिया। पता चला शेड्यूल एरिया कौन से एरिया है? इट इज फॉर दोज ट्राइबल पीपल लिविंग इन 10 स्टेट्स ऑफ मेनलैंड इंडिया। उसे हम शेड्यूल 5 में रखते हैं। एंड फॉर दोज ट्राइबल्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनको हम कहां पे रखते हैं? शेड्यूल 6 में। और शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 ये दोनों कहां पे मेंशन किए गए हैं? आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूएंट 8.6% ऑफ द पॉपुलेशन। आर्टिकल 244 क्या करता है? दे प्रोवाइड प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया। जब शेड्यूल एरिया बोले तब सेक्शन 5, जब ट्राइबल एरिया बोले कोई तो शेड्यूल 6, सॉरी शेड्यूल 5, शेड्यूल एरिया में शेड्यूल 5 और ट्राइबल एरिया बोले तो शेड्यूल 6। शेड्यूल एरिया मतलब जो शेड्यूल 5 के अंडर आता है, इट रिप्रेजेंट्स 11.3% ऑफ इंडियाज लैंड। It is inhabited by various ST communities. टोटल 10 स्टेट्स आते हैं 5th शेड्यूल में। आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड हिमाचल। टोटल 10 स्टेट्स। शेड्यूल 6 में जो ट्राइबल एरियाज है उसमें कितने आते हैं? 4 स्टेट्स, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। आर्टिकल 244(1) 5th शेड्यूल के लिए है। अदर देन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आर्टिकल 244(2) 6th शेड्यूल है फॉर
आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या है? इट इज क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन शेड्यूल एरियाज। ठीक है। जहां पे डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? बिकॉज ऑन द एडवाइस, बिकॉज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इट इज क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द शेड्यूल एरियाज। और इनका क्या काम क्या होता है? टू एडवाइज द गवर्नर ऑन शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर मैटर्स। ठीक है। डू यू रिमेंबर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? वो पढ़ाते वक्त मैंने आपको कहा था, देख जब ये पंचायती राज अनेक्ट किया गया तो इस लॉ को हम डायरेक्टली शेड्यूल एरियाज में अप्लाई नहीं कर सकते थे। सो हमने 1996 में पेसा, जो मैंने लास्ट संडे को भी पढ़ाया था, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। देखो नाम ही क्या है, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ये हमने स्पेसिफिकली अनेक्ट किया गया था ताकि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शेड्यूल एरिया में भी एक्सटेंड कर सके। ठीक है। 2002 में शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन, उसे एक नाम क्या दिया था? भूरिया कमीशन। भूरिया कमीशन ने क्या कहा था? कंसिडरिंग एरिया विथ मोर देन 40% or more tribal population according to the 1951 census as scheduled area। भूरिया कमीशन ने क्या बोला कि 1951 में जो सेंसस किया था उसमें उस जगह पे जहां पे 40% से ज्यादा लोग शेड्यूल ट्राइब हो, आपको उस रीजन को क्या डिक्लेयर कर देना चाहिए? शेड्यूल एरिया। ठीक है, अंडर शेड्यूल 5। ठीक है, लिख लो भाई लोग। शेड्यूल एरिया कौन डिक्लेयर करता है? यूनियन गवर्नमेंट्स अप्रूवल, बेसिकली पार्लियामेंट। ठीक है। शेड्यूल एरिया, अगर मुझे अहमदाबाद को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है तो कैसे हो सकता है? स्टेट गवर्नमेंट पार्लियामेंट को बोलेगा एंड देन पार्लियामेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजन। कोई डाउट है इसमें? सिंपल बात है। आर्टिकल 244 दो चीज के बारे में बोलता है, फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में टोटल 10 स्टेट्स है फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल इन दिस 10 स्टेट्स। आर्टिकल 244 क्लॉज 2 सिक्स शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट के जो चार स्टेट है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वहां के लोगों के बारे में और वहां के ट्राइबल लोगों के बारे में प्रोविजंस है। ठीक है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या है? शेड्यूल एरिया में प्रेसिडेंट बनाते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। उनका काम क्या होता है? गवर्नर को एडवाइस करना फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, लिख लो। एनी डाउट इन दिस? हो गया, चले आगे। एवरीबॉडी,
एक कमीशन का नाम लिखो, खा कमीशन, XAXA। एक कमीशन का नाम लिखो, उसे कहते क्या है? खा, XAXA। और राइट डाउन दैट दिस कमीशन वॉज क्रिएटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया। खा कमीशन, ठीक है। नाइनटीन 1995 में भुरिया कमिटी ने क्या बोला था? दैट हमें पंचायत को एक्सटेंड करना चाहिए शेड्यूल एरिया में। 1995 में बोला, 1996 में हम क्या लेके आ गए? पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करता है शेड्यूल एरिया। मैंने अब भी पढ़ा है आपको, दैट शेड्यूल एरिया कौन नोटिफाई करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है और रेकमेंड करता है, ठीक है।